निवेदन करूंगा कि वो आए। इसी कारण फोन और गया था, लेकिन फिर दोबारा लाइव के माध्यम से आपको हमें अपने शब्दों से अभिभूत करें, उत्तर प्रदेश हमारा के जिला मार्गदर्शन फिरोजाबाद से आज करें। भिवानी में उससे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी आपके बीच लाइव है। साथियों, काली घटा के साए में घनघोर जवानी पलती है, काली घटा के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस और जवानी चलती है। आज संविधान को बचाने के लिए युवाओं के साथ हमारे आदर्श नेता बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और माननीय विनय रतन सिंह जी जो संघर्ष कर रहे हैं, हम हाथ उठाकर शपथ लेते हैं कि संघर्ष में हम सदा आपके साथ रहेंगे। मैं आप जय 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 भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, माननीय विनय रतन सिंह जी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद, माननीय विनय रतन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी भारतीय कमिटी। शुक्रिया तमाम साथियों का। निवेदन है, जो लोग ऊपर बैठा रहे ऊपर बैठ जाए, मतलब नीचे जाकर बैठ जाए, खड़ा कोई ना हो और मुझे दोबारा ना कहना पड़े। हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है, माफी मांगते हैं। सब साथी बैठ जाए, 10 मिनट आपकी लूंगा क्योंकि मुझे खुद भी ठंड लग रही है और मौसम जो है ठंडा हो गया है। मेरी माँ यहाँ बहनें बैठी हुई हैं और लग भी रहा है कि हाथ से मुझे बैठी हुई, ठंड का मौसम है। भाई ललित स्पेशल नहीं कहा जाएगा किसी को भी, जगह मिले ठीक है। सब लोग नीचे, सब लोग बैठ जाए, सब लोग स्थान ग्रहण कर ले। मैंने पहले कहा कि 10 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा और इन 10 मिनट में भी मेरे सवाल जवाब रहेंगे और कुछ नहीं रहेंगे। भाई वैसे तो मैं किसी के नाम लेता नहीं हूँ, लेकिन हमारी टीम जो ना नाराज होने लगी है क्योंकि पहले अम्बेडकर मूवमेंट था साहब, आप भी जानते थे, हमारे लोग चलते थे, उनका लोग बहुत सारे लोग विरोध किया करते थे, खूब विरोध किया करते थे, खूब लोग विरोध किया करते थे। लेकिन आज जो विरोध नहीं करते, आज अपने ही लोग जो है नाम ना लेने में नाराज हो जाते। चलिए पहले तो मैं एसपी के कार्यकर्ताओं के नाम ले दूं सभी के। अनिल करदम साहब है आगरा से, शशांक बोध आगरा से है, अमरेंद्र वर्मा है, सनी निवेश जी है, नरेंद्र जी है, रूपपाल सिंह जी है, गजेंद्र पाल सिंह जी है, रिंकू आर्य जी है, विकास जयकर जी है, महीपाल जी है, सोनू जी है, लोकेश जी है, राहुल जी है, अवधेश जी है, सत्येंद्र जी है, नरेंद्र जी है, भीम आर्मी है हमारे मंडल अध्यक्ष बाबा जी, धनीराम जी, जगदीश बाबू, पिंकी गौतम जी, योगेश गौतम जी, खजांची लाल जी, संजय खान जी, गुरजात सिंह जी, ये यहाँ के मौजूदा मंडल के और जिले के पदाधिकारी। हाथरस से प्रकाश चंद्र गौतम जी मंडल अध्यक्ष हमारे, कमल सिंह वाले जी, रंजीत जी, आनंद जी, अहमद हसन जी और वो तमाम सारे जो छूट गए हैं, जैसे छोटा भाई है हमारा गुलाब, रामपाल जी बैठे हुए हैं, हमारे मिशन 78 के सतपाल जी, सतप्रकाश जी बैठे हुए हैं और तमाम नाम मेरे याद है, बहुत सारे लोगों के नाम, सबके में बहुत समय लग जाएगा। आप सब लोगों का आभार, शुक्रिया आप लोगों ने यहाँ बुलाया, कार्यक्रम लगाया। ये साथी खड़ा हुआ है छोटा भाई, ये जेल भी गया था, गुरुदास आंदोलन में साथ था। साथियों अपनी बातों से बात, चंद लाइटों से बात स्टार्ट करूंगा। वही लोग वही रुतबा, हर जगह जाकर सच्चाई का बखान करना, पुलिस और अम्बेडकर की विचारधारा को स्थापित करना, ये भीम आर्मी के लोगों का काम अब से पहले से रहा। साथियों फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। सुनी बहुत बार होगी, लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा। फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार मांगे नहीं रहे, अधिकार तो छीने जाते हैं। तथागत गौतम बुद्ध, संतों में संत श्री सद्गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, या तमाम वो संत जिन्होंने भारत की सरजमीन पर पैदा होकर के भारत के छूटों के लिए सम्मान योग्य कार्य किया, ऐसे तमाम संतों को नमन करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। अब वो तमाम लोग जो 21वीं सदी में पैदा होकर के भारत की महिलाओं के लिए, भारत के छूटों के लिए कुछ ना कुछ काम करते गए, जैसे
छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले साहब, पहलियार साहब, ललित सिंह यादव, कर्पूरी ठाकुर साहब, जगदेव प्रसाद कुशवाहा साहब, ऐसे ना जाने अनगिनत कितने नाम, ऐसे तमाम महापुरुषों को कोटि कोटि नमन और क्रांतिकारी सलूट करता हूं। अब मेरा विशेष नमन है उस जैसे व्यक्ति को आर्टिकल 19 देने वाले, भारत को संविधान देने वाले, ये जो मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई है मुंह खोलकर, इनको अधिकार देने वाले और भारत के छूतों को फिर मैं जाऊंगी, इसमें लाइट नहीं आ रही। भारत के छूतों को सम्मान देने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भी चरणों में नतमस्तक होता हूँ, नमन करता हूँ, क्रांतिकारी सलूट करता हूँ और यह प्रतिज्ञा भी लेता हूँ कि मैं उनको खुद को बाबा साहब अम्बेडकर का ऋणी मानता हूँ। इस पूरे विश्व के अंदर यह जो यहाँ पर व्यवस्था रही है, जो सनातनी व्यवस्था सब लोग कहते हैं, उस व्यवस्था को भी चुनौती देते हुए वे उन सबको जो अडबरी व्यवस्था को स्थापित करते हैं, उन सबको नकारते हुए अगर मैं किसी को सबसे सर्वप्रथम ऋणी मानता हूँ तो अपने माता पिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ऋणी मानता हूँ। और ये भी वचनबद्ध हूँ कि तब तक जिंदा हूँ, इस शरीर में लहू का एक एक कतरा है, तब तक डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के द्वारा चला गया इस कारवा को मजबूत करता रहूंगा, मजबूती से आगे बढ़ाता रहूंगा। अब ऐसे महामानव जिन्होंने हमें राजनीतिक चेतना दी, जिन्होंने हमें ये बताया कि एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा, एक सफाई करने वाले का बेटा, एक मजदूरी करने वाले, सब्जी का ठेला चलाने वाले का बेटा भी इस देश में MP और MLA बन सकता है, ऐसे महामानव साहबाने और काशीराम साहब को भी अपना आदर्श मानते हुए नमन और नतमस्तक करता हूं। अब आज की सदी में मनुवाद को मुंह तोड़ जवाब देने वाले जिन्होंने ये कह दिया कि जब तक बेटियों पर अत्याचार होगा, जब तक इस देश के बहुजन समाज की तरफ उंगली उठाई जाएगी, जब तक संविधान की तरफ उंगली उठेगी, तो वो पूरे रौद्र रूप के साथ उठते हैं और बताते हैं कि अभी हम जिंदा, जिनको अपना नेता, अपना आदर्श मानते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी को भी क्रांतिकारी सलूट और नमन करता हूँ, उनके कार्य की सराहना करता हूँ। अब क्योंकि मैं आपके परिवार का एक पेड़ हूँ, आपके परिवार का पेड़ हूँ, एक पौधा हूँ, जिसको सींच कर आज आपने इतना बड़ा कर दिया है कि अगर कहीं पैर रख दिया जाए तो वहाँ अन्याय अत्याचार करने वाले लोग दूर घर छोड़कर भाग जाते हैं कि बीमारी का एक कार्य करते हैं। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, एक सामाजिक प्राणी हूँ। सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी होने के नाते, साहब काशीराम साहब का अनुयायी होने के नाते मेरे आपसे कुछ सवाल है, क्योंकि मैं यह देख रहा हूँ मेरी उम्र से ज्यादा के लोग यहाँ पर है। हमारे मध्य प्रदेश अध्यक्ष जिनका मैंने नाम नहीं लिया, मेरी उम्र उनके सामने बहुत छोटी सी, लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि वो हमारे काम को देख करके हमारे साथ मजबूती से खड़े हुए हैं और हमारे कंधे को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी बुजुर्गों की संख्या है। आज भारत का कोई ऐसा मामला हो, किसी का रेप हो, हत्या हो, किसी की जमीन छीनी जाती हो या फिर संवैधानिक अधिकारों का हनन हो, मैं पूछना चाहता हूँ इतने सारे राजनीतिक दल यहाँ पर हैं, कौन ऐसे लोग हैं जिन मामलों में निकल करते हो? खुद बताइएगा, संगठन का नाम भी बता दीजिएगा, व्यक्ति का नाम भी बता दीजिएगा। कोई नहीं है, कोई नहीं है, सही बता रहे आप? कोई नहीं जाता। क्या भीम आर्मी के लोग जाते हैं? ऐसे नहीं जाते हैं। अब मेरा सवाल ये है, क्या एक साल भर मजदूरी करने के बाद जब आप एक मजदूर को मजदूरी दे सकते हैं, क्या उन लोगों को आप सक्षम नहीं
दे सकते? जो ना जाने कितने सालों से अपनी बेटियों के लिए, समाज की इज्जत के लिए, अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है, इन पर 100, 200, 500 मुकदमे इस मौजूदा सरकार ने लगा दिए हैं। जो लोग जब संविधान पर उंगली कोई उठाता है, जो लोग जब संविधान पर उंगली उठाता है तो उनकी उंगली काट लेने की बात करते हैं। क्या उनको अपनी मजदूरी नहीं चाहिए? क्या उनको मजदूरी नहीं चाहिए? मैं पूछना चाहता हूँ, सन 2018 में जिस समय संसद की गलियों में भारतीय संविधान की प्रतियां जलाई गई थी, तो ऐसे कितने नेता थे जो आप लोगों के बीच आए और कहा कि खड़े होइए आंदोलन कर रहे हैं? ऐसे कितने सामाजिक लोग थे जिन्होंने भारत की राजनीति से सवाल किए कि भारत की संसद की गलियों में संविधान चला दिया जाता है, उन अपराधियों को क्या? हाथ उठा के बताइए कितने ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। मैंने विरोध किया था, मेरी टीम ने विरोध किया था। 2 अप्रैल के बाद सब लोग घरों में छुपे थे, लेकिन हमने दिल्ली में विरोध किया था, पूछा था जिन लोगों ने संविधान चलाया है उनको देशद्रोह लगा कर देश से बाहर करना है। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, उस समय कितने नेता ऐसे थे जिन्होंने टीवी की डिबेट में, जिन्होंने फेसबुक के लाइव से, जिन्होंने ट्विटर हैंडल से ये डाला कि जिन लोगों ने संविधान चलाया है उन पर देशद्रोह लगना? मैंने तो कोई नहीं देखा, बिल्कुल नहीं। भीम आर्मी लड़ी, भीम आर्मी मजबूती से। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, आज 2 अप्रैल में हमने 13 भाई खोए। 2 अप्रैल को जानता है ना, SC/ST एक्ट का आंदोलन सामूहिक आंदोलन था ना, भीम आर्मी भी थी और तमाम संगठन समाज के लोग थे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, उस आंदोलन के बाद जो लोग जेल गए, उस आंदोलन में जिन लोगों की हत्या की गई, क्या हमारे समाज की राजनीति इतनी खोखली हो गई है कि उन बच्चों के घर की रोटी की व्यवस्था नहीं कर पाई? चाहिए मध्य प्रदेश, पूछे जाकर के, चाहिए मेरा, पूछे जाकर के, चाहिए राजस्थान, पूछे जाकर के कि उनके घरों की स्थिति क्या। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, लेकिन क्योंकि कोई ताकत नहीं रखते, सामाजिक ताकत रखते हैं, तो कहती है उनके बेटे खड़े हो भैया डर की कोई बात नहीं है, कमाने वाला चला गया। मुझे पूरी उम्मीद है जिस दिन मेरे भाई मजबूत होंगे तो मुझ जैसे 1000 बहनों का सहारा होगा, वो लोग। लेकिन सवाल ये उठता है, मध्य प्रदेश में भी दलित राजनीति है, उत्तर प्रदेश में भी दलित राजनीति है, राजस्थान में भी दलित राजनीति है। ऐसा कोई स्टेट नहीं जहाँ दलित और मजदूरों के नेता ना हो, चाहे मनुवादियों के। लेकिन शर्म की बात यह है, जो लोग संसदों में बैठे हुए हैं, जो विधानसभा में बैठे हुए हैं, आज तक 2 अप्रैल के मुकदमे वापस नहीं करा पाए। आज तक उन बच्चों को एक नौकरी के नाम पर, एक 4th क्लास कर्मचारी की नौकरी नहीं दिला पाई संसद विधानसभा। क्या हमें सवाल नहीं करना चाहिए? क्या हमें नहीं पूछना चाहिए कि जो लोग हमारे लिए रखते नहीं है, हम उनको वोट, सपोर्ट और नोट क्यों दे? सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या देश के अंदर हमारे एजुकेशन में कोई ऐसी कमी है? क्या हम देश में जवाब नहीं दे सकते? क्या हम देश में अपना प्रतिनिधित्व नहीं मांग सकते? बिल्कुल मांगो। लेकिन जैसा कि मैं पहले से कहता रहा, तो मैंने कहा कि हम सवाल नहीं उठाते। हम लोगों को मानसिक गुलाम पुनः बनाने का प्रयास किया जा रहा है। किस डर से प्रयास किया जा रहा है? कभी ये कह दिया जाता है कि तुमको जेल में डाल दिया जाएगा, कभी ये डरा दिया जाता है कि तुम्हारी हत्या कर दिया जाएगा। अगर हत्या का इतना डर है, जेल का इतना डर है, तो समझ लो जो बात मैंने पहले कही थी कि अधिकार मांगे नहीं जाते। अगर ये सोचते हो कि अधिकार मांगने से तुम्हें मिल जाएंगे, तो नहीं मिले थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों का बलिदान करके, अपने पूरे जीवन का बलिदान करके, तब जाके संविधान रूपी अधिकार आपको दिया। साहब काशीराम साहब ने विवाह न करके, परिवार को त्याग करके, अपनी नौकरी छोड़ करके, जब जाकर आपको सही राजनीतिक प्रतिनिधित्व इस देश में दिया। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ घर बैठने से प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, बिना लड़े प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, तो ये भ्रमता की त्यागिएगा। क्योंकि पुरानी कहावत है, दूध नहीं पिलाती, ये पुरानी कहावत। तो कहीं ना कहीं तड़प आप लोगों के अंदर होनी चाहिए।
बिल्कुल होनी चाहिए। ये तरफ उन लोगों के लिए भी होनी चाहिए जो रात दिन आपके अधिकारों के लिए लड़ते हैं। हो सकता है यहाँ हमारे छोटा भाई सुभाष जाटव लड़ता हो सकता है दिनेश लड़ता हो सकता है यहाँ हमारे मंडल अध्यक्ष बाबा लड़ते हो सकता है हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष लड़ते हो। इन लोगों के कंधे मजबूत करने का काम मैं दिखा दूं आपको चेहरे भाई यहाँ की जो टीम है जिले के मंडल की यहाँ रहता ये मान्य पत्र कि आपको भी मंडल के यहाँ की जो टीम है मंडल की पुरानी टीम में आ जाए। ये चेहरे देख लीजिएगा, ये वो चेहरे हैं जो रात को 2 बजे अगर समाज का कोई व्यक्ति करता है ना तो पुलिस आए ना आए, लेकिन ये चेहरे निकल कर वहां पहुंचते हैं, अन्याय के खिलाफ पहुंचते हैं, न्याय दिलाने के लिए पहुंचे। चेहरे को गौर से देखते ये यही क्या ये इसी जिले का ये जाते हैं रात दिन काम करते हैं। अब आपको इनके कंधों को सिर्फ मजबूत करना है, इनके कंधों को मजबूत करना है। अगर आप इनके कंधों को मजबूत कर देते हैं तो जो आज संविधान बदलने की बात करते हैं, जो बार बार आरक्षण के मिटाने की बात करते हैं, जो इस देश में आज भी छूतों को मनुस्मृति के हिसाब से चलाना चाहते हैं, आज भी शूद्रों को मनुस्मृति के हिसाब से ट्रीट करते हैं, आज भी स्वर्ण को जिसको संविधान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का पिछड़ा वर्ग कहा जाता है उसको मनुस्मृति के हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो ये वो लोग हैं कि उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करता है। मैं बता दूं आपको, ये रही समाज की बात। अगर आपको ये लगता है कि बीमार भी वाकई कुछ काम कर रही है, अगर आपको ये लगता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद वाकई इस देश में अपनी ताकत का लोहा मनवाए हुए हैं, अगर आपको ये लगता है कि बीमार भी का एक कार्यकर्ता समाज को समर्पित होकर के बिना रुके बिना रुके अब भोले साहब अम्बेडकर की विचारधारा के सैद्धांतिक तौर पर आगे की ओर बढ़ रहा है और सामाजिक मूवमेंट में काम कर रहा है, तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, बिल्कुल निवेदन है, मेरा बुजुर्गों से निवेदन है, ये निवेदन है कि अब बहुजन व्यवस्था को बदलना जरूरी है। अब इस देश से आडम्बरी व्यवस्था को मिटाना जरूरी है। अब इस देश में ये बताना जरूरी है कि अब ये देश हम लोग कैसे चलाएंगे, ये लोगों को वो ऐसे नहीं चल सकता। क्योंकि बहुत सारे साथियों के सवाल जवाब होते हैं, भैया सामाजिक संगठन से आपने राजनीतिक दल भी बना दिया, लेकिन राजनीतिक दल में आगे कैसे कैसे चला जाएगा, कैसे कैसे चला जाएगा। तो हम तो सिर्फ एक बात जानते हैं दोस्तों कि सिद्धांतों से समझौता नहीं होगा, किसी कीमत पर सिद्धांतों से समझौता नहीं होगा। मुझे पता है कि ये वही समाज है जिसने इस देश में 40 साल एकमुश्त होकर के एक गैर राजनीतिक पार्टी को, गैर सामाजिक राजनीतिक पार्टी को यहाँ रखा। ये वही कौम है जिसने कई साल लगातार यहाँ अपनी व्यवस्था कायम करके रखी। ये वही कौम है अगर एक बार दम भर दे तो हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। ये खुद खड़ी होकर कह देगी अब 1-1 रुपया 2-2 रुपये 10-10 रुपए दे करके हम इस पार्टी को, इस संगठन को सिलसिले का काम करेंगे। ये मन बना लीजिए, घूम जाइए क्षेत्रों में, भीम आर्मी के विषय में जानकारी कर लीजिए, अपने नेताओं के विषय में जानकारी कर लीजिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष के विषय में जानकारी कर लीजिए, हमारे यहाँ पुलिस प्रभारी उनके विषय में जानकारी कर लीजिए और तमाम जो हमारे नेता उनके विषय में जानकारी कर लीजिए और इनके कंधों के पर। अब मैं पूछना चाहता हूँ, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो लोग बिना राजनीतिक सत्ता के किसी देश की व्यवस्था को हिला सकते हो, किसी देश की सरकार को हिला सकते हो, क्या आजकल वो लोग अब राजनीतिक ताकत हासिल कर देंगे या अपने लोगों को बेरोजगार रहने देंगे, क्या अपने लोगों को जमीनों से विहीन रहने देंगे, क्या अपने लोगों की जमीनें छिन जाने देंगे? इतने कमजोर लोग नहीं है। आज भी जितना दम अपनी जुबान में रखते हैं उससे 10 गुना ताकत अपने जूते के अंदर। ये आपने देखा होगा, हाथरस कोई दूर नहीं है। एक हमारी बिटिया के साथ दुराचार हुआ, जब तक आपकी टीम वहां नहीं पहुंची तब तक उसको बहुत हल्के में लिया जा रहा था, लेकिन जब आपका एक कार्यकर्ता, आपके द्वारा तैयार किया गया एक नेता, आपका छोटा भाई चंद्रशेखर आजाद भाई वहां पहुंचे तो इस देश की राजनीति में भूचाल आया। उस समय कहते हैं राहुल गांधी जी की मैं भी पहुंचूंगा, यहाँ के ये जो भाजपा है ये कहते हैं हम भी जाएंगे, अन्य राजनीतिक दलों के लोग भी कहते हैं कि हम भी वहां पहुंचेंगे।
उछाल मचा पूरे देश में, लोग हिल गए कि ये कौन लोग हैं जो अपनी बेटियों की सुरक्षा इतने बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं। चलते चले गए, लेकिन पता लगा भाई साहब को कि आज भी उनके घर के पास पूरा करकट डाल कर वो लोग रखते हैं। आज भी गोबर उनके घर के पास डलता है तो आपके द्वारा तैयार किया गया कार्यकर्ता रात को वहां पहुंचता है। और ये प्रदेश जहाँ बीजेपी की सरकार है, संघ के लोगों की सरकार है, वो रातों रात वहां पर ये ताकत। और ये ताकत किसी की बनाई गई नहीं है, ये ताकत किसी देवी देवता की दी गई नहीं है। ये ताकत अगर किसी ने दी है तो मेरे सामने बैठा मेरा समाज, इसलिए ये ताकत। अभी मध्य प्रदेश के अंदर गए, ओबीसी आरक्षण को लेकर लड़ाई थी, एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया, लाखों लोग कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रखा, पूरे दिन तक एयरपोर्ट के अंदर बंद कर रखा, फोन भी बंद कर रखा। ये डर है आपके इस कार्यकर्ता का, आपके भाई का, आपके नेता भाई से लड़ा जाता है। अगर चाहते हो कि वो व्यक्ति समाज की उन्नति के लिए ऐसे ही लड़े, अगर चाहते हो कि वो इंसान मूवमेंट को इसी तरीके से संभाल कर चले, अगर ये चाहते हो बाबा साहब अम्बेडकर, फूले पेरियार साहब का, साहब मान्यवर काशीराम साहब का ये जो मूवमेंट है ये आगे की ओर बढ़े, तो इस व्यक्ति के कंधों को एक बार मजबूत कर देंगे। अगर आपने एक बार उस व्यक्ति का कंधा मजबूत किया तो वो लोग जो अत्याचार करने की बात करते हैं, वो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, उनको ये देश छोड़कर जाना पड़ेगा। ये सच्चा है, ये लिखी आप लोग। मौजूदा समय में जहां पर हमारी कोई आवाज न सुनता हो, जहां पर सिर्फ हम लोगों को दबाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जहां पर जिनसे हमारी लड़ाई है वो भारत माता की क्या चीख करके करके, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, इस देश के हम लोग जो है असली मूल निवासी, मैं नहीं करना ये बात, मैं अपने मुंह से नहीं कर रही है, भारत के इतिहास में लिखी हुई है कि यहाँ का दलित आदिवासी इस देश का मूल निवासी। उत्तराखंड वो लोग जो भारत माता की जय चीख करके कहते हैं, मेरा सवाल आज उनसे भी है कि तुम भारत माता की जय कहने से अगर ये देश उन्नत हो सकता हो तो भीम आर्मी के लोग तुमसे तेज आवाज में भारत माता की जय कहते हैं। लेकिन मैं जानता हूं, मैं बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूं, मुझे पता है इस देश की उन्नति अगर किसी तरीके से हो सकती है, इस महिलाओं की उन्नति इस देश की उन्नति है, या कि मुसलमानों की, सिखों की, आदिवासियों की उन्नति इस देश की उन्नति है। अगर इनकी उन्नति नहीं हो सकती तो भारत देश की उन्नति कभी नहीं होगी। अब मैं बात करूं संघ की, उस आरएसएस व्यवस्थित सरकार की जो आज केंद्र और राज्य में है, उनके महापुरुषों की अगर मैं बात करूं तो सावरकर का नाम तो सुना होगा ना, सावरकर को पढ़िएगा जाकर के। सावरकर वो महापुरुष था, इस समय भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह था, ये सब लोग फांसी के बंदे को चुन रहे थे। उस समय सावरकर ने चिट्ठी लिखकर जेल से माफी मांगी थी और कहा था मैं तुम्हारी दास्तां, तुम्हारी गुलामी स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे जेल से बाहर। आज देश में जिस प्रकार से धर्म के नाम पर माहौल खड़ा किया गया है, चाहे हिंदू मुस्लिम के नाम पर माहौल खड़ा कर दिया गया है, और ये कभी जाकर जो लोग यहाँ बैठे हो, क्या के लोग मित्र हो, जो संघीय व्यवस्था के पक्ष में हो, बीजेपी के लोग मित्र हो, उनको भी पढ़ाइएगा नेट पे चालू निकालिएगा कि देश की आजादी में सबसे ज्यादा अपने सिरों का बलिदान देने वाले कौन लोग थे, तो आपको खुद पता लगेगा। देश की आजादी में सबसे ज्यादा अपने सिरों का बलिदान देने वाले को किसी का नाम आता है, तो इस्लाम के मानने वाले लोगों का नाम नंबर 1 है। मुसलमानों ने देश की आजादी में अपने सिरों की बलि सबसे ज्यादा। आज उन लोगों को देश के अंदर विभिन्न नामों से जाता है। यही सेम नाम यहाँ के दलित आदिवासियों के लिए भी यूज किए जाते हैं। जब आप कोई लड़ाई लड़ते हो तो सीधा सीधा कहा जाता है ये लोग, ये अब समझिए इनका कुचक्र क्या है, इनका खेल क्या है। ये सिर्फ हमको इसलिए बात करना चाहते हैं कि राजनीतिक ताकत हासिल न करें, क्योंकि ये जानते हैं जिस दिन हम राजनीतिक ताकत हासिल कर लिए, जिस दिन हमने यहाँ पर अपना नीला झंडा गाड़ दिया, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर का कोई अनुयायी इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ गया, इस देश के दलित आदिवासी पिछड़ों का वो उद्धार कर देगा। इस देश में जाति व्यवस्था नाम की चीज खत्म कर देगा, जो धर्मों के नाम पर दंगे वो अभी उत्तराखंड के हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर
एक तांडव किया। वो तांडव क्या था? वहां पर एक विशेष धर्म समुदाय के वर्ग के लोगों के खिलाफ अशोभनीय अभद्र टिप्पणी की। बिल्कुल मुझसे पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम उन लोगों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करते हो तो उस समय, जिस समय बेटी चोटी बचाने के लिए एक वर्ग लड़ रहा था, उस समय तुमने जमीनों की लालच में मैं तो पूछना चाहता हूँ कि जब देश में संविधान है, देश में संविधान में धर्म का अधिकार है, तो तुम्हारी क्या औकात है देश के किसी भी वर्ग को रद्द करने की क्षमता है? आज देश के अंदर कोविड की व्यवस्था के तहत जब बीजेपी या जिसकी रैलियां होती है तो वहाँ कोविड नहीं चलता, बिल्कुल नहीं लगा जाता, तो इन पर दे भी सकते हैं। लेकिन जब अन्य किसी पार्टी की जो उनके विरोध में है, या मैं ये कहूँ कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता जब कार्यक्रम करने का क्रम होता है तो फौरन कोविड की व्यवस्था बन जाती है। मुझे 128 धारा लगाते हैं, फौरन 128 धारा लागू हो जाती है और 144 का भी निर्माण। सोचिए हमको किस हद तक दबाया। अब मेरा समाज के लोगों से एक वो निवेदन ये है कि कोई अगर ये कहता हो कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी बहुत बड़े किसी मंत्री के, प्रधानमंत्री के बेटे हैं, तो नहीं। कोई ये कहता हो भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारी टीम में से कोई बहुत बड़े फैक्ट्री के मालिक कोई बच्चे हैं, नहीं। हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब उसी घरों से निकल कर आए हैं। इन घरों से निकल कर आकर के को ज्यादा सीट कर रहा है। हमारे पास बीजेपी, आरएसएस और अन्य पार्टियों को हजार 70,000 करोड़ रुपए नहीं। अगर हमारा कोई प्रचार कर सकता है तो उसका नाम समाज। अगर समाज एक बात ठान ले कि जैसे कि उन्होंने भीम आर्मी का नाम पूरे देश में स्थापित किया, समाज एक बात सोच ले कि अरे आजाद समाज पार्टी का सीधा नाम गाँव से बच्चे तक पहुँचाना है, तो ये मेरे समाज के लिए 1 महीने का काम है। पूरे भारत में पार्टी का नाम स्थापित होता है, ये मेरे समाज के लिए। तो मेरा निवेदन है तमाम साथियों से जिनको ये लगता है कि नहीं हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तमाम युवाओं से जिनको ये लगता है कि आने वाले समय में इस प्रकार से आज बेटी की रक्षा कर रहे हैं, आने वाले समय में बेटी की रक्षा करेंगे, तो हमें आशीर्वाद स्वरूप जरूर आशीर्वाद दीजिएगा। पार्टी के नाम, संगठन के नाम को जगह जगह जाकर के बताने का काम कीजिएगा, उसको स्थापित करने का काम कीजिएगा। हमारा जो सिंपल परिवार अभी दिया गया है, हाईकोर्ट ने बोला दिया था, हाईकोर्ट ने हमारा जो बात सिंपल दिया गया 5 राज्यों में चुनाव के लिए, जानते हैं क्या? बताइए नाम क्या है? अरे आपसे मैं पूछ रहा हूँ, नहीं बात रहा हूँ। क्या नाम है हमारे सिंगर का? चुनाव की क्या है हमारी पार्टी का? किसी को नहीं पता। जोर से बताओ, खड़े हो, खड़े हो। मुझे तो मेरी घर की बात नहीं है। एक बार जो कैसा और बताओ भाई, इधर जो पीछे लोग बैठे हैं सबको पता है क्या नाम है? केतली बता रहे ना भाई, प्रदेश जी केतली है नाम, केतली नाम है ना। तो इस बार अगर चुनावी प्रतिद्वंदिता में हमारे साथ कोई आ जाता है तो हमें क्या याद रखना है? केतली का निशान याद रखना है। देखिए बहुत सारे लोग आएंगे, समझाएंगे, उनसे बस सवाल पूछ लीजिए कि जब हमारे कई मोहल्लों में दंगे हो जाते हैं, जब हमारे साथ गलत हो जाता है तो तुम कहाँ रहते हो? जो व्यक्ति इस सवाल का जवाब दे दे उसको आपका वोट, सपोर्ट और नोट पूरा दे दीजिएगा, आपका भाई भी आपका समर्थन करेगा। लेकिन जो व्यक्ति इन सवालों का जवाब ना दे तो घर में पैरों में जूते तो होते हैं, चप्पल भी होती है, उसका स्वागत नहीं कीजिएगा। जो समाज के काम नहीं आएगा तो समाज शिकायत कर दे, उसको वोट, सपोर्ट, नोट किसी भी कीमत पे दिया नहीं जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि समाज जो पूरी मजबूती के साथ भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ, भीम आर्मी समाज पार्टी काशीराम के साथ और ये हमारे तमाम नेताओं के साथ जो खड़ा है, ये मुझे पूरा लगता है कि समाज इस बार जो है हमारे कदमों को मजबूत करने का काम करेगा और जो हमारे विरोधी उनको कमजोर करने का काम करेगा। चंद लाइनों से अपनी बात करेगा। चंद लाइनों से पहले 2-4 एक बात और मुझे याद आ रही है भाई, भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता अनुशासित है। फोन पर मैटर में बहुत बार मेरी बातें कह चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगा इन बातों को कहना कोई उचित होगा, इसलिए आज पूरे मन से मैं बात कर रहा हूँ। भीम आर्मी का कार्यकर्ता अनुशासित हो जाए
वो मंच की बजाय व्यवस्था पर जाता है। अगर वो आज नहीं सीख पाएगा तो कल के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। तो भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता, कभी भाई चंद्रशेखर आजाद जी का कार्यक्रम हो, मान्य प्रदेश का कार्यक्रम हो, मान्य प्रसिद्ध प्रभारी मंडल अध्यक्ष का कार्यक्रम हो, तो भीम आर्मी का कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था की ओर ध्यान देगा कि हम अपनी व्यवस्था को कैसे सुधारें, कैसे सुचारू रूप से चलाएं। और अगर ऐसा नहीं की करते हैं आप लोग तो बड़े भाई आके तो बात तो सुननी पड़ेगी, जैसे आज बिल्कुल सुननी पड़ेगी। और जब तक सुधरोगे नहीं इसी तरीके से रखते रहेगी। चंद की बात करता हूँ। अच्छा भाई कुछ साथी हमारे थे तो हमारे, लेकिन वो क्या है कि अहम कभी कभी आ जाता है तो वो अहम में आदमी समझ लगता है कि मैं बेटे से पिता बन गया, लेकिन पिता बनने का एक्सपीरियंस बहुत दूर तक जाता है, बहुत देर हो जाता है। तो हमारा ये एक दल है सामाजिक परिवर्तन दल, छोटा भाई गुलाब। वैसे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस संगठन का, मैं उनका सम्मान एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते करता हूँ अपनी पूरी टीम की ओर से। लेकिन ये भीम आर्मी का पेड़ है, ये भीम आर्मी का पेड़ है। मुझे पूरी उम्मीद भी ये कहीं नहीं जाएगा, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। वो करता हूँ ये भीम आर्मी एवं महिला समाज पार्टी के अपने संगठन को विलय कर भाई उनसे आशीर्वाद वो भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। संघर्ष करो। युवा शक्ति दल के मंडल अध्यक्ष भाई सत्येंद्र कुमार पुष्कर जी कहाँ है? स्वागत है भाई नाम तो मुझे पुराना लग रहा है ये वाला भी, ये भी भीम आर्मी का भीम सेना के पूर्व जिला अध्यक्ष जेपी जाटव जी, रोहित जाटव। जेपी जाटव कौन हुई? चलिए रोहित जाटव बस यही, और तो नहीं भाई। आपका आभार अपने पुराने घर में आने के लिए, इस घर को मजबूत करें। अच्छा रोहित जाटव का नाम मैंने ले दिया भाई। भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंद लाइनों से अपनी बात खत्म करूंगा। बातों में एनर्जी मैंने बहुत लगा दी, आप जो है फील्ड में एनर्जी लगाए। तो चीखना जो ना ये फील्ड में जीना चाहिए। प्रत्येक कार्यकर्ता कम से कम 1 या 2 मीटिंग पढ़ लिया करे, जाकर अपने आसपास के गाँव समाज के लोगों को बताए। चंद लाइनों से अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों को फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखता है। साथियों को फकीरी मिजाज रखता है, अपनी ठोकरों में ताज रखता है। कल की परवाह भीम आर्मी के लोग नहीं करते दोस्तों। भीम आर्मी के लोग अपनी मुट्ठी बांध रखते हैं, अपनी मुट्ठी बांध रखते हैं।